हेलो फ्रेंड, मैं राहुल कुमार आप सभी को ITI स्टडी 2.0 पे स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों का इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2024 काफ़ी नज़दीक आ गया है फ्रेंड, तो आप लोग को इसी को देखते हुए मैं 12th क्लास हिंदी का चैप्टर 1 बातचीत का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि आप लोग को 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड, आप लोग को वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं पूरे चैप्टर का निचोड़ यानी कि पूरा चैप्टर बातचीत का निचोड़ लाया हूँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, और इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को फुल देखिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन देखिए, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो फ्रेंड, ऑप्शन देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी मल्यज, और ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट, और ऑप्शन नंबर डी में भगत सिंह। तो फ्रेंड, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कि लेखक है। फ्रेंड, उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन ये मल्यज का है। और बालकृष्ण भट्ट जो कि बातचीत के लेखक हैं, और भगत सिंह जिसका जो एक लेख और एक पत्र के लेखक है। तो फ्रेंड, आप लोग को बालकृष्ण भट्ट है जो कि बातचीत के राइटर है। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड, 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण का जन्म हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर सी है टेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर डी है सैनी प्रसाद भट्ट। तो फ्रेंड, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है एकांकी, और ऑप्शन नंबर बी है कहानी, और ऑप्शन नंबर सी है यात्रा संस्मरण, और ऑप्शन नंबर डी है ललित निबंध। तो दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट की रचना है जो कि ललित निबंध है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रसाद युग, और ऑप्शन नंबर बी है भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी है द्विवेदी युग, और ऑप्शन नंबर डी है स्वतंत्रोत्तर युग। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर बी है जो कि करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ऑप्शन नंबर ए में है प्रताप, और ऑप्शन नंबर बी है क्रमवीर, ऑप्शन नंबर सी है हिंदी प्रदीप, और ऑप्शन नंबर डी है ज्योत्सना। तो
दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो वो है हिंदी प्रदीप, जो कि 1877 ईस्वी में निकाला गया था। तो फ्रेंड चलिए, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो वो ऑप्शन नंबर सी है हिंदी प्रदीप, तो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन नंबर ए में है आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी में है भक्ति काल, और ऑप्शन नंबर सी में है रीतिकाल, और ऑप्शन नंबर डी में है आधुनिक काल। तो फ्रेंड बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार के हैं? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक काल, आधुनिक काल के रचनाकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा काम ऐसा परिणाम, जैसा काम ऐसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी है बालकृष्ण भट्ट, और ऑप्शन नंबर डी है मोहन राकेश। तो फ्रेंड जैसा काम ऐसा परिणाम ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है, लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी है मलयज, और ऑप्शन नंबर सी है बालकृष्ण भट्ट, और ऑप्शन नंबर डी है भगत सिंह। तो फ्रेंड दमयंती स्वयंवर ये है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका देख लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में है विद्वतापूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर बी है तर्कपूर्ण बात करना, और ऑप्शन नंबर सी है भीड़ से बात करना, और ऑप्शन नंबर डी में है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो फ्रेंड मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी में है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ये मनुष्य का बातचीत करने का उत्तम तरीका है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी वीवीआई है, तो आप लोग को एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है ताकि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो फ्रेंड चलिए आगे चलते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में ऑप्शन नंबर ए है तर्क, ऑप्शन नंबर बी है जिज्ञासा, और ऑप्शन नंबर सी है आत्मीयता, और ऑप्शन नंबर डी है प्रवाहपूर्ण भाषा। तो फ्रेंड संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है, ऑप्शन नंबर सी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ऑप्शन नंबर सी है जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? दोस्तों ये काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें सभी स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स संयोगिता स्वयंवर है जो कि ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट, और ऑप्शन नंबर बी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी है श्रीनिवास दास, तो ऑप्शन नंबर डी है मैथिली शरण गुप्त। तो फ्रेंड हम जानते हैं कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए ही मारेंगे, तो बिल्कुल गलत है। ये है जो श्रीनिवास के द्वारा रचना है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप लोग को संयुक्ता स्वयंवर श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्रेंड ये सभी चैप्टर के बीच वाला क्वेश्चन है, आप लोग को याद करना होगा। आप लोग को कहानी निबंध पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा।
तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्रेंड, रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य को बात नहीं सुनने को मिला था और देखने के लिए नहीं मिला था। तो 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुने थे। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर बी है भाषण की शैली, और ऑप्शन नंबर सी है संवाद की शैली, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, बातचीत की शैली है जो कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर नगेंद्र, और ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर डी है रामविलास शर्मा। तो फ्रेंड, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर सी है मथुरा उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड, बालकृष्ण भट्ट का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि करेक्ट आंसर है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थल है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का निकालना कब प्रारंभ किया? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर ए है 1877, ऑप्शन नंबर बी है 1888 और ऑप्शन नंबर सी है 1890, और ऑप्शन नंबर डी है 1894। तो फ्रेंड, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका 1877 में निकालना प्रारंभ किया। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी है सौ अजान एक सुजान, और ऑप्शन नंबर सी है सद्भाव का अभाव, और ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा गुरु। तो फ्रेंड, ए बी सी है जो कि बालकृष्ण भट्ट का है, और परीक्षा गुरु है जो कि बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। तो परीक्षा गुरु रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो ऑप्शन नंबर ए में है रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर बी में है कछुआ धर्म, ऑप्शन नंबर सी में है रेणुका, और ऑप्शन नंबर डी में है प्राच्य विद्या। तो फ्रेंड, ये तीनों है जो कि बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, और ये ऑप्शन नंबर ए में है जो कि बालकृष्ण भट्ट का है, यानी कि रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए है जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है पद्मावती, ऑप्शन नंबर बी है बेनी सनहार, और ऑप्शन नंबर सी है मेघदूतम, एवं ऑप्शन नंबर डी है मेघनाथ वध। तो फ्रेंड, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो वो है मेघदूतम। मेघदूतम है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं रचा हुआ। तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी है जो कि करेक्ट आंसर है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा किसकी कौन सा रचना है जो कि रचा हुआ है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए में है मैला आंचल, और ऑप्शन नंबर बी में है गोदान, ऑप्शन नंबर सी है 100 अजान एक सुजान, और ऑप्शन नंबर डी है अंतराल। तो फ्रेंड कौन सा उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। आपको अगर आंसर मालूम हो तो क्वेश्चन के साथ उसका आंसर जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड 100 अजान एक सुजान है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा हुआ है। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी है जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है भजन, ऑप्शन नंबर बी है नांदी पाठ, ऑप्शन नंबर सी है मंगलाचरण, और ऑप्शन नंबर डी है आरती। तो फ्रेंड नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि करेक्ट आंसर है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो देख सकते हैं रॉबिन्सन क्रूसो है जो 16 वर्ष तक किसी का मुख नहीं दिखे थे, मनुष्य का मुख नहीं देखे थे, किसी से बोले न बतियाए थे। ठीक है, तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी है जो कि करेक्ट आंसर है। 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो ने मनुष्य का मुख नहीं देखा था। तो फ्रेंड आप लोग को चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फटाफट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप भाषा सत्कार या बोलने से ही मनुष्य के रूप भाषा सत्कार होता है, यह किसने कहा। यहाँ पे यह हो जाएगा दोस्तों, यह किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए में है एडिसन, ऑप्शन नंबर बी में है बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी में है स्पेंसर, और ऑप्शन नंबर डी में है मिल्टन। तो फ्रेंड बोलने से ही मनुष्य के रूप भाषा सत्कार होता है, यह बेन जॉनसन ने कहा था दोस्तों, बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी है जो कि करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह किसका मत है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह किसका मत है। ऑप्शन नंबर ए है एडिसन, और ऑप्शन नंबर बी है बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी है मिल्टन, और ऑप्शन नंबर डी है स्पेंसर। तो फ्रेंड असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह एडिसन का मत है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए है जो कि करेक्ट आंसर है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है। तो आप लोग पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं, एडिसन के अनुसार असल बातचीत दो लोगों के बीच में हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो कि करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्रोधपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी है भारी और बोझिल, ऑप्शन नंबर सी है हल्का और स्वच्छ, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बातचीत से आप किसी से भी बात करते हैं तो वो क्रोधपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि आप लोग किसी से बात नहीं कीजिएगा तो आप लोग को मन अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि आप लोग को क्रोधपूर्ण नहीं होगा यहाँ पे। और भारी और बोझिल ये भी नहीं होगा, हल्का और स्वच्छ हो जाता है दोस्तों। बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, आप किसी से बातचीत कर लेते हैं तो फ्रेंड हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो चलिए सी नंबर है जो कि ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है श्रवण शक्ति, ऑप्शन नंबर बी है दिव्य शक्ति, ऑप्शन नंबर डी है वाक शक्ति और ऑप्शन नंबर डी है स्मरण शक्ति। तो फ्रेंड किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वो वाक शक्ति। वाक शक्ति किसे कहते हैं? तो फ्रेंड बोलने की जो क्षमता है उसे वाक शक्ति, यानी कि हम लोग जो बोली बोलते हैं, हम लोग जो किसी भी शब्द को बोलते हैं, यानी कि यही है जो सृष्टि को गूंगी प्रतीत होती है। ये नहीं रहता तो अब हम लोग का सृष्टि गूंगी प्रतीत होता, यानी कि हम लोग एक कोने में बैठकर न किसी से बात कर सकते थे और न ही किसी को हम दुख और सुख बता सकते थे। तो फ्रेंड आप लोग को इसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक शक्ति न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ये आप लोग चैप्टर पढ़िएगा तो ये सभी लाइन है जो कि दिया गया है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी है जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक कला है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर बी में है भारत के, ऑप्शन नंबर सी में है यूरोप के और ऑप्शन नंबर डी में है कनाडा के। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो कला है वो यूरोप के लोगों में पाया जाता है, यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए में है 20 जुलाई 1914 और ऑप्शन नंबर बी है 17 मई 1910, ऑप्शन नंबर सी है 13 अप्रैल 1910 और ऑप्शन नंबर डी है 18 जून 1907। तो फ्रेंड बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो फ्रेंड ये 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड आप लोग को वीडियो कैसा लगा? ये 30 क्वेश्चन है जो कि कतई जहर क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा और ये 2024 एग्जाम में हल्का मचा के आएगा दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मैं हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ। तो फ्रेंड आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।